नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज इनकम। इनकम क्या चीज़ होती है? इनकम और रेवेन्यू दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। हमारा रेवेन्यू क्या होता है? हर वो चीज़ जो हमने रिसीव की, सपोज हमने किसी प्रोडक्ट को सेल आउट किया फॉर ₹200, तो हमें उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद वी हैव रिसीव्ड ₹200, तो वो हमारा रेवेन्यू है। हमारी कॉस्ट या हमारा प्रॉफिट नहीं है, वो हमारा रेवेन्यू है जो हमने रिसीव कर लिया। उसमें से हम अपने एक्सपेंसेस को, हमारी कॉस्ट को अगर डिडक्ट करते हैं तो जो हमारे पास बचता है दैट इज़ आवर इनकम। जबकि ये नहीं होता कि हमने जो चीज़ रिसीव कर ली उसे ही हम अपनी इनकम बोलते हैं। अकाउंट्स में इनकम और रेवेन्यू दोनों अलग अलग चीज़ होती है। रेवेन्यू वो होता है जो हमने रिसीव कर लिया, इनकम वो होती है उस रिसीव किए हुए अमाउंट में से जो भी कॉस्ट हम ऑलरेडी पे करके बॉर्न करके पहुँचे हैं उस सेटिंग तक, उस ट्रांजैक्शन तक, उस सब को डिडक्ट करके ही हमारी इनकम को फाइंड आउट किया जाता है। द नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज गेन। गेन क्या होता है? एनी मॉनेटरी बेनिफिट, कुछ भी ऐसा बेनिफिट जो मॉनेटरी टर्म्स में हो प्लस विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस में, रेगुलर नेचर पे ना हो, इंसिडेंटल हो, मतलब वो कभी भी अकर हो सकते हैं और कभी अकर नहीं हो सकते। मतलब जिसकी बिजनेसमैन को कोई भी अप्रॉक्सीमेशन ना हो कि ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं, मतलब इंसिडेंटल हो, वो किसी एक्ट की वजह से, किसी इवेंट की हैपन होने की वजह से वो गेन्स हो, बट दैट काइंड ऑफ गेन्स और दैट काइंड ऑफ एडवांटेज इज़ नॉट ऑफ रेगुलर नेचर। रोज़ रोज़ वैसी एडवांटेज नहीं मिलती, बट ऐसी कोई भी एडवांटेज, कोई भी ऐसा मॉनेटरी बेनिफिट जो कभी भी हो सकता है किसी इवेंट के अकर होने से, किसी स्पेशल ट्रांजैक्शन के अकर होने से, तो दैट इज टर्म्ड एज गेन। और उसके बाद है लॉस। लॉस को बेसिकली हम दो काइंड्स में स्टडी करते हैं। फर्स्टली कि टोटल एक्सपेंस जो है वो हमारे टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाए। जब हमारा एक्सपेंस एज़ कम्पेयर टू हमारा रेवेन्यू ज़्यादा हो जाए, कि हमने खुद से खर्चा ज़्यादा किया है एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी हैव रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, हमने कस्टमर से क्या रिसीव किया वो कम है एज़ कम्पेयर टू हमने जो एक्सपेंस किया उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाने में, वो ज़्यादा है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है लॉस का? एक्टिविटी अगेंस्ट फर्म रिसीव्स नो बेनिफिट। ऐसी एक्टिविटी जिसके अगेंस्ट, जो काम करने से फर्म को कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। सपोज फर्म ने कोई ना कोई कॉस्ट लगाई, कोई भी हमने प्रोडक्ट खरीदा कि ये आगे रीसेल होगा, बट वो रीसेल नहीं हुआ। हमने तो कॉस्ट लगाई, हमने एक एक्टिविटी की, लेकिन उससे हमारे फर्म को कोई भी बेनिफिट रिसीव नहीं हुआ, हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, वो प्रोडक्ट सेल आउट नहीं हुआ। दैट इज़ द कंडीशन ऑफ लॉस। तो लॉस को हम दो पार्ट्स में स्टडी करते हैं। देन द नेक्स्ट टर्म इज परचेजेस। बाइंग ऑफ गुड्स फॉर रीसेल पर्पस। हर वो प्रोडक्ट जिसको एक बिजनेस एंटरप्राइज परचेज कर रहा है, खरीद रहा है, लेकिन आगे सेल आउट करने के लिए, फर्दर सेल आउट करने के लिए, खुद के यूज़ के लिए खरीद रहा है, उसे हम अपने परचेजेस में काउंट नहीं करेंगे। हम अपने परचेजेस में सिर्फ रीसेल पर्पज़ की गुड्स जो हमें फ्यूचर में सेल करनी है, जिससे हमारा बिजनेस चलेगा या हमें प्रॉफिट्स अर्न होंगे, उन्हीं गुड्स की परचेज को हम परचेजेस में काउंट करते हैं। तो परचेज रिटर्न क्या होगा? सपोज हमने कोई चीज़ खरीदी अपने सप्लायर से, बट ड्यू टू सम रीज़न हमें वो चीज़ अब नहीं चाहिए, हमारे पास ऑर्डर फुल हो गया या वो चीज़ हमें पसंद नहीं आई, वी वांट टू रिटर्न दैट टू द सप्लायर। तो उस परचेज़ को, जो हमने परचेज़ अभी अभी की, जो हमने बाइंग की अभी अभी या रिसेंट टाइम में 1-2 दिन में, उस प्रोडक्ट को हम वापस से दे रहे हैं सप्लायर को जिससे हमने वो चीज़ परचेज़ की थी। परचेज़ को रिटर्न करना, जो भी प्रोडक्ट हमने परचेज़ किया, जहाँ से परचेज़ किया उसको वापस रिटर्न कर देना, दैट इज़ परचेज़ रिटर्न। नेक्स्ट इज सेल्स। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप टू कस्टमर्स। की सेल्स क्या होगी? हमारे पास कोई प्रोडक्ट पड़ा है, गुड पड़ा है, हम वो कस्टमर को सेल आउट कर देते हैं। मतलब अभी तक जब तक हमने वो गुड नहीं बेचा था तब तक उस गुड की ऑनरशिप हमारे पास थी, हम उन गुड्स का कुछ भी कर सकते थे। लेकिन एज सुन हैज़ द सेल हैज़ हैपन, जैसे ही सेल हुई तो उस प्रोडक्ट की
ऑनरशिप चेंज हो गई, जिसने भी उस प्रोडक्ट के लिए पे किया, पैसा दिया, अब वो इंसान उस प्रोडक्ट का ऑनर है। तो ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप टू कस्टमर, सेल्स में हम क्या करते हैं, हम अपनी ऑनरशिप की ही ट्रांसफ़र करते हैं कि हम पहले ऑनरशिप जो है वो सप्लायर के पास या सपोज़ रिटेलर के पास होती है। जैसे ही कस्टमर उसको पे करता है, उसकी ऑनरशिप चेंज हो जाती है, बेशक उस प्रोडक्ट की डिलीवरी हुई या नहीं हुई। और सेल्स रिटर्न क्या होंगे, सिमिलरली जैसे परचेज रिटर्न है, परचेज की हुई चीज़ को रिटर्न करना, ऐसे ही सेल हुई हुई चीज़ का रिटर्न आना। सपोज कस्टमर ने कोई चीज़ खरीदी बिजनेसमैन से, वो लेकर गया और आफ्टर सम टाइम ही रियलाइज दैट ही डजंट वांट दिस प्रोडक्ट, he'll wait for the time, or due to some reason he doesn't want this product at particular time, so he came up and he returned the good to the seller, take back his money। वो अपने पैसे वापस लेके चला जाता है और वो प्रोडक्ट जो है जहाँ से उसने खरीदा होता है उस इंसान को रिटर्न कर देता है। दैट इज सेल्स रिटर्न, सेल की हुई चीज़ का वापस आना। द नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल पर्पज। अब स्टॉक हमारे उन गुड्स की वैल्यू होती है, उन गुड्स को हम स्टॉक में काउंट करते हैं जो हमने रीसेल पर्पस के लिए परचेज किया है, कि हम उन्हें दोबारा से सेल आउट करेंगे, या तो हमने उसे परचेज किया हो या ऑलरेडी वो हमारे पास हमारे स्टॉक में लाई करते हो, हमारे गोडाउन्स में लाई करते हो, हमारी शॉप में लाई करते हो किसी भी तरीके से। तो स्टॉक जो है वो दो तरह का होता है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। जो अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट होने पे हमारे पास स्टॉक होता है या हम नए परचेजेस बनाते हैं वेरी इनिशियली, अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट होते ही, तो उसे हम ओपनिंग स्टॉक में काउंट करते हैं। और पूरा साल बीत जाने के बाद जो भी स्टॉक हमारे पास अनसोल्ड बच जाता है, जो थ्रू आउट द ईयर नहीं बिका, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक में काउंट करते हैं। द सेकेंड थिंग इज गुड्स। गुड्स क्या होते हैं, थिंग्स परचेज फॉर रीसेल पर्पस। जो भी चीज़ हम दोबारा से बेचने के लिए परचेज कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को हम गुड्स की कैटेगरी में काउंट करते हैं। हर तरह के बिजनेसमैन के लिए गुड्स अलग अलग होंगे। सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, कोई चीज़ को प्रोड्यूस करने का बिजनेस है, तो उनके गुड्स में रॉ मटेरियल आएंगे कि उनको उसको आगे प्रोसेस करके फिनिश गुड बना के सेल आउट करना है। और अगर एक ट्रेडिंग बिजनेस है तो वो ऑब्वियसली रीसेल ऑलरेडी प्रोड्यूस गुड्स को परचेज करेगा एंड देन फर्दर रीसेल कर देगा। द नेक्स्ट टर्म इज़ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए यूज़ किया जाता है, कि वो बिजनेसेस जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन प्रोसेस में चल रहे हैं, मतलब किसी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन्हें हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इन्वेंट्री जो है वो 4 टाइप्स की होती है। द वेरी फर्स्ट इज़ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। जो भी प्रोडक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज्ड अप किया जाएगा, सपोज अगर हमारी कोई शुगर मिल है, तो जितना भी शुगर केन हमें चाहिए होता है, दैट इज़ आर रॉ मटेरियल। उस चीज़ को बनाने के लिए, फिनिश गुड्स को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, उसका स्टॉक भी तो हर फर्म को, हर फैक्ट्री को रखना पड़ता है, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रखना पड़ता है। तो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री भी होती है। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो सेमी फिनिश्ड होते हैं, सेमी फिनिश्ड जो कम्प्लीटली बने नहीं हैं, लेकिन वो थोड़ी आधी प्रोसेसिंग उन पे हो गई है और आधी होने के बाद वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस, जो ना तो प्रॉपर रॉ मटेरियल है और ना ही प्रॉपर फिनिश गुड्स है, मतलब उन पे प्रोडक्शन प्रोसेस थोड़ी सी हो गई है और थोड़ी सी बाकी है। उसके बाद है थर्ड टाइप फिनिश गुड, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कि जो गुड्स ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ने प्रॉपर बना दिए हैं, बिल्कुल परफेक्ट बना दिए, दीज आर रेडी टू सेल, कि वो आगे कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो उन टाइप के गुड्स को फिनिश गुड्स बोला जाता है, और कंपनी या एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फिनिश गुड्स का भी स्टॉक रखती है, इन्वेंट्री रखती है। द फोर्थ टाइप इज स्टॉक इन ट्रेड। वो स्टॉक जो ट्रेड में है, मतलब जो अभी हमने स्टॉक की डेफिनेशन पढ़ी पीछे, वो स्टॉक को ही स्टॉक इन ट्रेड बोला जाता है। 2 टाइप के होते हैं, क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक और इन्वेंट्री में मेजर डिफरेंस यही होता है कि स्टॉक का कंसेप्ट जो है वो बहुत नैरो है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो स्टॉक ट्रेड में आ गया, जो हमने बेचने के लिए कहीं से परचेज किया है, वही इंक्लूड होता है।
जबकि इन्वेंट्री जो है एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, उस पर स्टॉक भी एक पार्ट है। उसके अलावा ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की भी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स तीनों आइटम्स को इंक्लूड करता है। द नेक्स्ट टर्म इज कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स एंड सर्विसेज। हर वो रिसोर्स जो हम गुड्स या सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए, लेने के लिए कोई भी रिसोर्स लगाते हैं, चाहे हम लेबर लगाएं, चाहे हम रॉ मटेरियल लगाएं, चाहे हम मशीनरी लगाएं, कुछ भी लगाएं, हर उस रिसोर्स की मॉनेटरी वैल्यू, मतलब उस रिसोर्स को मनी की वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, देन इट इज़ टर्म्ड एज कॉस्ट। तो वो कॉस्ट बन जाती है, जो कि हम उसमें कुछ अपने मार्जिन्स ऐड करके, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके, देन वी फाइंड द सेलिंग प्राइस। फॉर एग्जांपल, हमने कोई मशीनरी परचेज़ की है, हमने कोई फिक्स एसेट परचेज़ किया मशीनरी, तो उस मशीनरी की जो हमने कॉस्ट बियर करी, कि जो हमें पता है, जो हमें किसी शोरूम से, किसी फैक्ट्री से जो कॉस्ट पड़ी, वो कॉस्ट प्लस उस मशीनरी को ट्रांसपोर्ट करने की, कि उस जगह से अपनी जगह लेके आने की कॉस्ट, उसके अलावा उसको इंस्टॉल करने की कॉस्ट, इन सब कॉस्ट को मिला के जो है हम, मतलब इन सब चीज़ों को, इन सब रिसोर्सेज को टोटल जो है, इन सब रिसोर्सेज का टोटल कॉस्ट बोला जाता है। Now moving on to the next accounting term, that is discount. Discount का मतलब होता है any rebate or any allowance given by a seller to a buyer. कि कोई भी सेलर, कोई भी सामान बेचने वाला किसी सामान खरीदने वाले को, यानी कि बायर को, किसी भी तरीके का कुछ भी रिबेट दे रहा है, किसी तरीके से कंसेशन दे रहा है। सपोज़ कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है, सेलिंग प्राइस जो है फॉर सेलर इज़ फॉर 100 रुपीज़ एंड ही इज़ ग्रांटिंग 10% रिबेट और सम अलाउंस, देन द 10% अमाउंट वुड बी नॉन एज डिस्काउंट। उसे हम डिस्काउंट बोलेंगे, जो वो 10% रिबेट छोड़ेगा, अलाउंस देगा, जो वो कम पैसे लेगा, तो जितना अमाउंट वो छोड़ेगा उसे हम डिस्काउंट बोलते हैं। तो डिस्काउंट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस पे लगता है, मतलब जो प्रोडक्ट जितने रुपए का है उस अमाउंट पे ही हमेशा ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली जब हम कोई चीज़ बल्क में परचेज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी अमाउंट में परचेज़ कर रहे हैं, तभी ट्रेड डिस्काउंट अवेल किया जाता है। और इसकी एंट्री हम कभी भी जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते, हम अमाउंट को डिडक्ट कर लेते हैं। सपोज़ कि हमने बोला कि किसी भी सेल पर 10% ट्रेड डिस्काउंट लग रहा है। सपोज़ द गुड्स फॉर कॉस्टिंग 1 lakh to the buyer and there would be 10% discount, trade discount, then the entry would be carried out of 90,000, but the entry will not be passed with the word discount, will not mention that particular word, but हम amount हमेशा डिडक्ट करके लिखेंगे, हम शो नहीं करेंगे कि ये डिस्काउंट था, हम डायरेक्टली अमाउंट को कैंसिल आउट करके ही लिखेंगे। एंड दूसरा डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट, जिसका मेन मोटिव होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट्स लेने के लिए, क्विकली पेमेंट्स रिसीव करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। सेलर बायर को क्विकली पेमेंट्स लेने के लिए कैश डिस्काउंट देता है, और कैश डिस्काउंट को वी रिकॉर्ड इन जर्नल। हम जब भी कैश डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है या इफ़ वी आर पेइंग इट, विल मेंशन द वर्ड डिस्काउंट, ईदर इट वुड बी अलाउड और इट वुड बी received.